नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ में। हम मैथ में पढ़ रहे थे पोलर फॉर्म, और इससे रिलेटेड कुछ डबल इंटीग्रेशन हम लोगों ने किए थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ थ्योरी वाले सवाल लेंगे। तो आज का हमारा एक्सरसाइज का पहला सवाल रहेगा 5th नंबर का क्वेश्चन हम सबसे पहले ले रहे हैं। सवाल है हमारे पास, वृत्त r बराबर a cos थीटा के क्षेत्र पर डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, r स्क्वायर दिया है, d थीटा dr का मान ज्ञात कर। ये सवाल हमें दिया हुआ है। ये सवाल पोलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो जैसा कि हमें लिखकर दिया हुआ है कि ये वृत्त का एक समीकरण है r बराबर a cos थीटा। अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता वृत्त, तब भी हमें ध्यान रखना है कि जो समीकरण हमें दिए हुए हैं, जो फॉर्म दी हुई है, वो किस आकृति को डिफाइन करती है। तो इसके लिए आपके जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन वाली जो बुक है, उसमें ये मटेरियल दिया हुआ है डायग्राम से रिलेटेड। वृत्त का समीकरण है या लेमिनेस्केट का है या कॉर्डियोइड का है, इस टाइप के सारे वहाँ डायग्राम दिए हुए हैं, आप वहाँ से सीखें। लेकिन इंटीग्रेशन में अभी यहाँ सिखाया नहीं जाएगा, यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को बनाना रहेगा। तो हम इसका डायग्राम डायरेक्ट बनाएंगे और लिमिट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये देखिए, हमने ग्राफ बना लिया। ये आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये वृत्त का समीकरण है, तो ये वृत्त कहाँ बढ़ने वाला है, इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ये वो वृत्त है जो r बराबर a cos थीटा को प्रेजेंट करता है। ये जो वृत्त है r बराबर a cos थीटा को प्रेजेंट कर रहा है, ये एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। ये हमारा मूल बिंदु रहेगा, ये 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं एक पट्टी काट लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक पट्टी काट ली और ये पट्टी यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, और ये कर्व यहाँ 0 से r बराबर a cos थीटा दूरी पर मौजूद है। ये पट्टी का ले ली हमने। इस पट्टी के ही अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले इसकी लिमिट निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो पोलर फॉर्म में क्योंकि हमारा सवाल d थीटा और dr में रहता है, यानी कि लिमिट हमारी थीटा की रहेगी और r के लिए रहेगी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अपना जो ग्राफ बना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक बना है। तो देखिए, ये अपना 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 या -π/2 भी अपन इसको बोल सकते हैं, और ये 360 पर वापस पहुंच गया, यानी कि 2π पर पहुंच गया। तो अभी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रारंभिक रेखा के ऊपर का ही मान निकालना है या नीचे का निकालना है, कंप्लीट इसमें मान निकालना है। इसलिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो वृत्त है थीटा की लिमिट के लिए कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वृत्त बना है जो -π/2 से शुरू हो रहा है और प्लस के π/2 पे जाकर खत्म हो रहा है। ये हमारा सर्कल बन रहा है। तो थीटा की लिमिट जो हम निकाल रहे हैं वो ग्राफ से निकाल रहे हैं। ग्राफ से लिमिट क्या निकल रही है, -π/2 से लेके +π/2 तक। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, सॉल्व में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थीटा की जो लिमिट है
माइनस पाई बाई टू कहाँ तक जा रही है, पाई बाई 2 तक जा रही है। ये थीटा की लिमिट निकल के आएगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब बारी आई कि आर की लिमिट क्या है, आर की लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है। तो इसे भी हम डायग्राम से निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है r इक्वल टू 0 पर, और ये जो पट्टी हमने बनाई है ये वक्र को टच कर रही है r बराबर a cos थीटा पर। यानी कि r की जो लिमिट निकल रही है, r की जो लिमिट निकल रही है वो निकल रही है 0 से a cos थीटा। ठीक है, ये जो लिमिट निकल रही है वो निकल रही है 0 से लेकर a cos थीटा तक। तो जब हमारे पास थीटा की लिमिट आ चुकी है, r की लिमिट आ चुकी है, तो हम इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाकी डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, और इसको हम पूरा मिटा कर सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास सवाल है, यह हमने डबल इंटीग्रल लगा दिया है और लिमिट लिख दी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए, और r की जो लिमिट थी वो 0 से लेके a cos थीटा के लिए थी। और सवाल हमारे पास है r स्क्वायर डी थीटा डी आर। तो इस टाइप का ये सवाल अब बन चुका है, और इस टाइप के सवाल हमने काफ़ी कल सॉल्व किए थे, इनके आंसर हम निकाल रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता था, पहले r के लिए सॉल्व करते थे, फिर थीटा के लिए सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले हम इसे r के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बनेगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। ये मैंने कोष्टक लगा लिया, कोष्टक में 0 टू a cos थीटा लिमिट लिख ली, और हमारा सवाल है r स्क्वायर डी आर को मैंने अंदर कर दिया, कोष्टक के बाहर हम इसको कर देते हैं डी थीटा को कर देते हैं, और इसका इंटीग्रल हम निकाल देते हैं। ये हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये लिमिट चल रही है। आर स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा r क्यूब अपॉन 3, और उस पर लिमिट है 0 से लेके a cos थीटा, और पीछे चल रहा है हमारा डी थीटा। तो अभी हमने r के लिए इंटीग्रल को सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन कर दिया है, और अब हम उसकी लिमिट पुट करेंगे। देखिए आगे, लिमिट है हमारी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब ये अपर लिमिट हम पुट कर रहे हैं, r की जगह पर ये बनेगा a क्यूब cos क्यूब थीटा अपॉन 3, और साथ में चल रहा है हमारे पास डी थीटा। देखिए, r की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी है लिमिट की, a cos थीटा अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट 0 थी, 0 को रखने का कोई फायदा नहीं, तो हमने अपर लिमिट रख दी a cos थीटा, और वो मिलकर बन गया a क्यूब cos क्यूब थीटा और डी थीटा। अब हमारा सारा फंक्शन जो है वो थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। थीटा की लिमिट अभी बाकी है, उसको सॉल्व करना भी बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करें, 12th क्लास की एक प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं। ये लिमिट जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चल रही है, इसे हम 0 से पाई बाई 2 बना लेते हैं। ऐसा करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और अंदर हमारा कांस्टेंट नंबर चल रहा है a क्यूब cos क्यूब थीटा अपॉन 3 डी थीटा। कांस्टेंट नंबर हम सभी बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा 2a क्यूब अपॉन 3, और अंदर हमारा रहता है 0 टू पाई बाई 2, और सवाल बाकी है हमारा cos क्यूब थीटा और डी थीटा। और जब इस टाइप का सवाल आता है जिसमें लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो और साइन और कॉस के टर्म्स हो, तो इसमें हम गामा फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम गामा फंक्शन को लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। 2a क्यूब अपॉन 3, देखिए यह गामा फंक्शन लगा रहे हैं, तो यहाँ साइन वाला टर्म्स नहीं है, साइन वाला टर्म्स नहीं है, तो m की जो वैल्यू है वो 0 है, और n की जो वैल्यू है वो 3 है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है m प्लस 1 अपॉन 2, यानी 0 प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 अपॉन 2। अपॉन में होता था 2 गामा
m यानी 0, n यानी 3 एंड 2 + 2। ये गामा फंक्शन हमने इसमें अप्लाई कर दिया है, गामा फंक्शन खोल दिया है। तो हमारे पास आंसर अब निकल के आ रहा है जो a³/3 इंटू ये गामा 1/2 बनेगा। गामा 1/2 को कैसे खोलते हैं, √π, उसके बाद 3 और 1 4/2, 4/2 में 4 का भाग लगेगा, सॉरी 2 का भाग लगेगा 4 में, तो 2 बचेगा, 2 को खोलते हैं तो 1 अपॉन में देखते हैं, ये 3 और 2 5 हो गए, 5/2 हो गया, और 5/2 गामा फंक्शन में खोलते हैं तो क्या आता है 3/2, 1/2 और √π। इसका कैलकुलेशन मैं इसी के सामने कर देता हूँ। या देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है उसको देखते हैं। √π से √π कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा 4a³। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर पहुंचा तो 4a³, √π से √π कैंसिल, 3 3 9। ये देखिए ये आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास 4a³/9। कैलकुलेशन कर दिया हमने, काटा पीटी कर दी, इसका आंसर हम टैली करते हैं, फिर बात करते हैं आगे के सवालों की। तो ये सवाल था हमारा सेकंड बी का, ये सवाल था सेकंड बी का, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 4a³/9 ही इसका आंसर आ रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि पोलर इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रेशन हो हम उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस टाइप के सवालों में ये ध्यान रखना है, एक तो आपको जो वक्र है हमारे पास, वृत्त का दिया है, कॉर्डियोइड का दिया है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। वृत्त का समीकरण है या सरल रेखा का बन रहा है या कॉर्डियोइड का बन रहा है या लेमिनेस्केट का बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनका नॉलेज आपकी इसका जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर में जो 2 बुक हैं, एक डिफरेंशिएशन वाली है, उसमें इन वक्रों को बना के बताया हुआ है। तो वहाँ से ये वक्रों को बनाने का नॉलेज आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही उसको अप्लाई करना है, डायग्राम डायरेक्ट बना देना है, क्योंकि वहाँ आपको पहचान हो जाएगी। यहाँ आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाना है और डायग्राम की सहायता से लिमिट लेनी है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब हम आगे के सवाल करते हैं। प्रश्नावली का ही अगला सवाल लेते हैं हम। प्रश्नावली का अगला सवाल है हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास कॉर्डियोइड। कॉर्डियोइड का समीकरण दे रखा है r = a 1 + cos θ। ये कॉर्डियोइड की इक्वेशन दे रखी है, r = a 1 + cos θ के प्रारंभिक रेखा के ऊपर ऊपर वाले क्षेत्र पर r² cos θ का समाकलन। ये सवाल हमें दिया हुआ है। सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। कॉर्डियोइड r = a 1 + cos θ के प्रारंभिक रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र पर r² cos θ का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो जो इंटीग्रेशन करना है वो तो करना है r² cos θ का, और हमें डायग्राम दिया हुआ है r = a 1 + cos θ के लिए। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे इसकी लिमिट बनाएंगे, उसके लिए मैंने आपको फिर बोला है कि आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, डायग्राम वक्र किस टाइप का बनता है उसकी आकृति का ज्ञान होना चाहिए। तो बात करते हैं कॉर्डियोइड। मैं यहाँ बता देता हूँ कि कॉर्डियोइड किस शक्ल का होता है।
कोऑर्डिनेट इस टाइप से एक हृदय भाग टाइप का होता है, ये इस टाइप और इस टाइप। इसको थोड़ा दबा देते हैं हम, ये इस टाइप का ये भाग होता है कार्डियोइड का। अब देखिए आप, तो ये जो पूरा वक्र बन रहा है कार्डियोइड के लिए, हमसे ये कहा है कार्डियोइड r बराबर 1 प्लस कॉस थीटा में प्रारंभिक रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र का ही मान ज्ञात करना। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर वाला भाग प्रारंभिक रेखा कहलाती है। ये प्रारंभिक रेखा है, इसके ऊपर वाला भाग निकालना है, यानी कि इस वक्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल इसका आधा पार्ट लेना है। ये हमने इसका आधा पार्ट लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वक्र का नाम लिख लेते हैं। ये वक्र है r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहां से फिर मैं एक पट्टी बना लेता हूं, यहां पर थीटा एंगल बन रहा है, यहां r इक्वल टू कितना है 0, और ये हमारा डायग्राम बन गया। ये हम एक पट्टी लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लिमिट की। तो लिमिट आप लोगों को मालूम है, हम पोलर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लिमिट जो रहेगी थीटा की, और r की लिमिट यहाँ पर निकालनी रहेगी। थीटा की लिमिट, हमारी जो थीटा की लिमिट रहती है वो हम ग्राफ से ही निकाल लेते हैं कि हमारा डायग्राम कितने एंगल से कितने एंगल के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा का पार्ट मैंने बना दिया, बाकी को रफ कर दिया, साफ कर दिया है। तो यहाँ देखें हम, ये देखिए यहाँ पर तो एंगल जो है वो 0 है, और ये जो घूम के गया है, ये घूम के देखिए वहां पर टच होकर यहाँ पर आ गया, यानी इस लाइन पर टच हुआ, तो यहाँ पर तो जो एंगल होता है वो पाई होता है। ये 0 एंगल है, और ये कौन सा एंगल है, पाई, और ये वाला कौन सा है अपना π/2। ये π/2 को पार कर गया था, पार करने के बाद आगे बढ़ा और पाई एंगल तक टच हो रहा है। यानी कि जो थीटा की लिमिट है, तो थीटा की जो लिमिट है वो तो चली गई 0 से पाई तक। थीटा की जो लिमिट है वो तो चली गई 0 से लेके पाई तक, क्योंकि ये डायग्राम हमारा 0 से लेके पाई के बीच में बना हुआ। और बात करते हैं कि r की लिमिट क्या है। तो r के लिए हम अपना वक्र देखें, ये देखिए r बराबर 0 से लेके वक्र पूरा r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा तक बना हुआ है, ये पट्टी हमने ले रखी है। तो r की लिमिट क्या होगी, 0 से a 1 प्लस कॉस थीटा, यही एंगल बन जाएगा। ये थीटा की लिमिट आ गई, थीटा की लिमिट आ गई, r की लिमिट आ गई। और हम एक बार सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। सवाल हमारे पास दिया हुआ है, कार्डियोइड r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा के प्रारंभिक रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र पर r स्क्वायर कॉस थीटा का समाकलन ज्ञात करना। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इनकी लिमिट्स निकाल दी हैं। अब लिमिट को निकालने के बाद आपको केवल इनका इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रल करना है। तो उस डबल इंटीग्रल को हम सेट करते हैं और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो फाइनल है लिमिट। ये लिमिट कहाँ से निकली, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। हमारा जो डायग्राम बना है वो कितने एंगल से कितने एंगल के बीच में बना है, 0 से पाई के बीच में, तो थीटा की लिमिट तो 0 to पाई हो गई। और r जो ग्राफ बन रहा है हमारा 0 से लेके वक्र को टच कर रहा है, r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये r की लिमिट हुई। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखिए इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से जमाएंगे। ये हमने डबल इंटीग्रल लगा दिया, और इसमें जो फंक्शन लेना है वो बोल रहे हैं कि r स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको। यहाँ हमारे पास पीछे क्या चलता है, d थीटा dr चलता है। लिमिट जो हमारी थीटा की लिमिट जो आई थी वो आई थी 0 से लेकर पाई तक, और जो r की लिमिट थी वो थी हमारी 0 से लेके a 1 प्लस कॉस थीटा तक। तो ये हमारे पास सवाल था, लिमिट है 0 से लेके पाई तक और 0 से लेके a 1 प्लस कॉस थीटा। सवाल है हमारे पास r स्क्वायर कॉस थीटा d थीटा dr। इस टाइप का शायद कोई सवाल कल भी हमारे
क्लास में आया था, अब याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन था। शायद कोई सा रहा हो, ये थर्ड फोर्थ में से शायद कोई सा सवाल रहा हो। यहाँ पर अभी दिया नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे इसको। पहले देख लेते हैं कि हमारे लिए जो फॉर्मूला था कार्डियोइड के लिए, हमें किसी भी इक्वेशन का अगर मान निकलवा रहे हैं तो एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करनी होती है। मैं उसी को देख रहा था कि जब भी हम ऑर्डर फॉर्म लेते हैं, जैसे dx dy की फॉर्म होती है, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं r और थीटा में, तो बनता है r d थीटा dr। तो मैंने d थीटा dr तो लिख दिया, मैं ये r लिखना भूल गया हूँ, इस r को मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ये r भी आपको लेना है, d थीटा dr। अब इसका सॉल्व हम करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हम पहले r का कैलकुलेशन कर देते हैं कि r हमारे पास कितना है। ये हमारे पास लिमिट चल रही है a cos थीटा, r स्क्वायर और r मिलके r क्यूब बन गया है। सवाल है हमारे पास cos थीटा, d थीटा और dr। तो अब ये सवाल हमारे पास बन चुका है। इसे हम सबसे पहले r के लिए सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये बाहर वाला इंटीग्रेशन जो थीटा के लिए है, d थीटा के लिए है, उसको मैंने अलग कर दिया, कोष्टक लगा दिया, लिमिट चढ़ा दी 0 to a 1 प्लस कॉस थीटा। और इसमें हम कौन सा पद लेंगे, केवल r वाला टर्म्स लेंगे, और जो थीटा वाला टर्म्स है उसको हम कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। लिमिट जा रही है हमारी 0 to पाई। r क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने पर आएगा r टू दी पावर 4/4, और उस पर जो लिमिट चल रही है वो चल रही है 0 to a 1 प्लस कॉस थीटा। ये लिमिट चल रही है 0 to a 1 प्लस कॉस थीटा, और पीछे चल रहा है हमारे पास d थीटा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने लिमिट निकाली, लिमिट के बाद हमने उसे r के लिए सॉल्व कर दिया है, r की लिमिट लगा दी है। अब हम अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, और फिर उसे थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें किसी का भी समाकलन निकालना हो, उसके साथ में जैसे हम कार्तीय निर्देशांकों में dx dy लिखते थे, यहाँ पर r d थीटा और dr लिखना है dx और dy की जगह। बस इतना सा ध्यान रखें। r नहीं लिखेंगे तो गलत आंसर आएगा आपका। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लिमिट रख रहे हैं हम, ये हमारी पहली लिमिट 0 to पाई r टू दी पावर 4 यानी a टू दी पावर 4/4, और ये 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। एक कॉस स्क्वायर थीटा भी था शायद, मैंने वो कॉस स्क्वायर थीटा हमें इंटीग्रेशन जो करना था वो r स्क्वायर कॉस थीटा का करना था। एक कॉस थीटा और साथ में चल रहा है, यहाँ पर उसको लिखना अपन भूल गए हैं। ये कॉस थीटा और साथ में चल रहा है, r स्क्वायर कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा अलग से है, इस कॉस थीटा को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये d थीटा। तो ये जो लिमिट थी हमने लिमिट पुट कर दी है, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 हो गया। जीरो लिमिट रखने का कोई भी मतलब नहीं। कांस्टेंट नंबर हम बाहर कर देते हैं, a टू दी पावर 4/4 बाहर आ गया। लिमिट है 0 to पाई, है ना, और ये चल रहा है हमारे पास cos थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 और d थीटा। हमारे पास इंटीग्रेशन ये आ गया है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पावर 4 का फॉर्मूला लगा दें, या तो फॉर्मूला लगा दें या फिर कोई और मेथड हो जिसे हम चेंज कर सकें। कोशिश करते हैं हम इसे चेंज करने की। a टू दी पावर 4/4 ये लिमिट। देखिए, हमने पुरानी क्लासों में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है।
1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, इसको तो सेट किया जा सकता है। लेकिन कॉस थीटा की जगह पर हम क्या सेट करेंगे फिर? कॉस थीटा की जगह पर अगर हम सेट करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर थीटा बाई 2 को हमें टी पुट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम 4 वाला ही फॉर्मूला लगा दें। चलिए देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर तो हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इससे सेट हुआ तो इससे कर देंगे, नहीं तो फिर 4 घात को खोल के सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसकी पावर 4 है तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 16। और कॉस की पावर 2 पहले से ही 4 बार, तो ये 8 बार आएगी। ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में चलेगा हमारे पास डी थीटा, ये चलेगा हमारे पास डी थीटा। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा को हमने फॉर्मूले से चेंज कर दिया। इसका फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 4 लगी थी, तो 2 का 4 बार गुणा करने पे 16 आएगा और ये पावर 8 बन जाएगी। अब इसके लिए हम थोड़ा इसको लिमिट 0 टू पाई चल रही है ना, तो एक बार और हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और जो चीज़ बाहर आ रही है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो a टू दी पावर 4/4 लिमिट है हमारी 0 टू पाई, मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 32, है ना। और कॉस की पावर ये आ रहा है, गुणा में खाते जुड़ती है तो 8 में तो 10 हो गया ये, और ये थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस। अब 16 का इसमें गुणा होगा तो ये 16 कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस की पावर 8 थीटा बाई 2 बन जाएगा। और पीछे चल रहा है हमारे पास जो है डी थीटा। अब आगे, अब थीटा बाई 2 को हम टी ऐड कर लेते हैं। ये थीटा बाई 2 को मैं क्या ऐड कर लेता हूँ टी, तो ये बनेगा डी थीटा इज इक्वल टू 2dt, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, a टू दी पावर 4/4 लिमिट चेंज होगी क्योंकि हमने कुछ मान लिया है। यहाँ हमारा सवाल बनेगा 32 cos टू दी पावर 10 t माइनस ये बनेगा हमारे पास 16 cos टू दी पावर 8 t, और d थीटा की जगह पर हमारे पास आएगा 2dt। तो ये 2 जो आएगा उसको मैं बाहर कर देता हूँ 2, और ये यहाँ कर देता हूँ मैं dt। अब लिमिट होगी चेंज, 0 रखने पर 0 हो रही है और पाई रखने पर पाई बाई 2 हो रही है, तो ये हमने पाई बाई 2 लिमिट बना दी, लिमिट को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे यहाँ सॉल्व कर देते हैं, कहीं अगर मिस्टेक हुई तो हम कम से कम चेक तो कर पाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी काटापीटी हम करते हैं। यहाँ देखिए 16 कॉमन आ जाएगा और 4 से वो 16 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 8 a टू दी पावर 4। देखिए यहाँ से 16 जो कॉमन आया, 4 का भाग 16 में लग गया यानी 4 आएगा, और 4 दूनी 8 आ गया, a टू दी पावर 4 आएगा। लिमिट है हमारे पास 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ से 16 कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 cos की पावर 10 t बचेगा माइनस, और 16 यहाँ से भी कॉमन आ गया तो यहाँ cos की पावर 8 t बचेगा, और ये चलेगा हमारे पास dt, ठीक है। अब आगे देखिए 8 a टू दी पावर 4 इंटू, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गामा फंक्शन इन दोनों में ही अप्लाई कर रहे हैं। तो गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें इनकी वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, m की वैल्यू 0 है, m प्लस 1/2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इधर का पोर्शन साफ कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कहीं मिस्टेक तो मुझे नहीं लग रही। एक बार अपन चेक कर लें, एक जनरल चेक कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा
यानी cos स्क्वायर थीटा वाई। अब देखिए जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर क्या आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास, तो m प्लस 1/2 यानी 0 प्लस 1/2, m प्लस 1 यानी 10 प्लस 1/2, 2 गामा m 0 प्लस 10/2 ये इसका कैलकुलेशन हो चुका। माइनस इसके लिए गामा फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो m प्लस 1 वही 0 प्लस 1/2, 8 और 1 9/2, 2 गामा 0 प्लस 8 प्लस 2/2, ये हमने गामा फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो ये आ रहा है 8 e⁴, इसका कैलकुलेशन देखें, 2 गुणा 1/2 बनेगा √π, 10 और 1 11 हो गई, 11/2, 11/2 खुलेगा तो बनेगा 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π अपॉन नीचे की चीज देखिए 2 गुणा, ये 10 और 2 12 हो गए, 12 में 2 का भाग लगेगा तो 6, गामा 6, और गामा 6 खुलेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 की तरह, माइनस। अब इस फंक्शन को हम खोलने वाले हैं, एक गामा फंक्शन जो है इसको खोलते हैं। 1/2 की जगह पे आएगा √π, गामा 9/2 खुलेगा तो क्या आएगा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π। 2 गुणा 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगा तो 5, 5 खुलेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये खुल गया। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन e⁴, यहाँ देख लेते हैं क्या काटापीटी हो रही है। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो अब बचा क्या हमारे पास 9 7 63 पाई बच रहा है ऊपर, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, 6 चौक 256, 256 माइनस इधर कैलकुलेशन करें हम तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बाकी कैंसिल हो नहीं रहे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 35 पाई बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 का 4 में फिर मल्टीप्लाई करा तो वो भी 256। आगे कैलकुलेशन करें इसका, 8 e⁴, 63 में से 35 को हम घटा देते हैं तो 13 में से 5 गए तो ये 8 बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 28 पाई बटे 256 ये आएगा। इनकी थोड़ी और काटापीटी हम लोग करते हैं तो फाइनल आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसकी काटापीटी हम इधर कर देते हैं, 4 से हम इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8, तो ये 2 e⁴ आ गया, 28 पाई आ गए और 4 से इसको काटे तो 4 6 24, 4 चौक 16 कटने के बाद फिर 2 से काटते हैं 64 को तो 32 आएगा, तो 28 पाई a4 और बटे में आ रहा है हमारे पास 32। अभी ये और कट रहा है 4 से, तो 4 7 28 और 4 8 32, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आया 7 पाई a⁴/8। तो हम इस आंसर को सबसे पहले चेक करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि सवाल में ऐसा क्या खास था। ये आंसर बिल्कुल आपका सही आ रहा है, 6 नंबर का बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर आप देख लें कैलकुलेट मैंने किया है और सीधे गामा फंक्शन को अप्लाई किया है। तो गामा फंक्शन के लिए
हमें क्या करना रहता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स होने चाहिए, 0 to π/2 की लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद केवल मैंने यहाँ cos की पावर 10 के लिए गामा फंक्शन खोला है, cos की पावर 8 के लिए मैंने गामा फंक्शन खोला है, और केवल गामा फंक्शन को सॉल्व करते हुए गए, बाकी और भी ज़्यादा इतनी बड़ी कैलकुलेशन इसके बीच में नहीं है। गामा फंक्शन हम बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आए हैं, तो केवल आपकी यहाँ काटापीटी करने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ गलती मिस्टेक कहीं पर हो गई, बाई चांस आपने कोई दूसरे गलत 2 को या 3 को काट दिया, तो फिर ये आंसर मैच नहीं होगा, है ना। तो उसमें क्या गलती क्या होगी आपकी एग्जाम में, एक टर्म्स तो आपका पाई वाला रह जाएगा, दूसरा वाला टर्म्स पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वो जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आ जाएगा। ये गलती अक्सर हो जाती है बच्चों से, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें, कैलकुलेट करने में गलती ना हो और थोड़ा संयम के साथ में इसको सॉल्व करें। तो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था कॉर्डियोइड। तो आपने देखा सबसे पहले कॉर्डियोइड का जो संरचना होती है कॉर्डियोइड की, वो किस टाइप की होती है, उसकी जो थीटा के लिए लिमिट रहती है, यानी कॉर्डियोइड किस एंगल से किस एंगल के बीच में बनता है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अकेला कॉर्डियोइड ही नहीं, आप लोगों को 10-15 उदाहरण हैं ऐसे बुक में, उनके बारे में सभी के नॉलेज में रहना। कॉर्डियोइड का लेना है, लेमिनेस्केट का लेना है, वृत्त का लेना है, सरल रेखा का लेना है, दीर्घ वृत्त का लेना है ना, और पैराबोला का लेना है। तो इस टाइप के कुछ उदाहरण हैं जिनकी संरचनाएं आप लोग याद रखें कि इसका जो डायग्राम बनता है वो कहाँ बनता है, किस एंगल के बीच में बनता है। तो थीटा की लिमिट एक तो वहीं से कंफर्म होती है, और आर की लिमिट तो सवाल में दी होती है, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसी से तो जो वक्र बनाएंगे हम उसी में देखते हैं कि ओरिजिन पॉइंट उसको ओरिजिन से लेके कहाँ किस वक्र पर टच कर रहा है, वही आर की लिमिट होती है। बाकी कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सभी सवाल लास्ट में जाकर गामा फंक्शन में ही कन्वर्ट होते हैं, और गामा फंक्शन में कन्वर्ट होने के बाद फिर ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं रह जाता, केवल कैलकुलेशन करना पड़ता है और आपका ईजी से आंसर निकल जाए। तो ये जो सवाल था, मैं बात कर रहा था कि कल भी कुछ ऐसा सवाल आया था, तो वो आपका एक्सरसाइज का सवाल था, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने कल सम और विषम फंक्शन ऐसा कुछ क्वेश्चन फंसा था हमारा सम और विषम में, कि विषम जो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 0 आ जाता है, तो उन टर्म्स को हम हटा देते हैं। तो वही वो टर्म्स थे, हमने हटाए थे, आंसर में हमारा कुछ एक्स्ट्रा ऐड होके आ रहा था। तो यहाँ पर अभी विषम फंक्शन हमें नहीं मिला है। विषम फंक्शन क्या होता है और सम फंक्शन क्या होते हैं आपको मालूम है, 12th क्लास में था ये मटेरियल, आप लिमिट रख कर देख लें उसकी। अगर फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो विषम फंक्शन है, नहीं हो रहा तो फिर उसका जो इंटीग्रेशन होगा फिर वो 0 काउंट होगा, ठीक है। तो ये अपना सवाल हो चुका है। अब एक एक्स्ट्रा सवाल और ले रहे हैं, 7वें नंबर का सवाल। इसकी लिमिट मैं आप लोगों को बना के दे देता हूँ और डायग्राम इसका बना के मैं आपको दे देता हूँ। सवाल को स्वयं आपको सॉल्व करना रहेगा। देखिए, तो ये सवाल दिया हुआ है आपका 7वें नंबर का जो सवाल है, ये 7वें नंबर का सवाल है। ये लिखा है लेमिनेस्केट। लेमिनेस्केट आप नाम से नहीं, इसके समीकरणों से भी आप लोगों को पहचान करनी है, तुरंत पहचानना है ये लेमिनेस्केट का समीकरण है। ये दिया हुआ लेमिनेस्केट, और ऐसा लिखा है कि एक लूप पर मान निकालिए। मान के लिए आपको एक फंक्शन दिया है r d थीटा dr, और अंडर रूट में अपॉन में है स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी है। मेन चीज इंटीग्रेशन नहीं है, मेन चीज है इसकी लिमिट निकालना। अगर आप लिमिट निकाल पा रहे हैं, लिमिट आपने अच्छे से निकाल ली, तो इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ अपन जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेमिनेस्केट की बात की है। तो लेमिनेस्केट क्या चीज़ होती है, इसका डिज़ाइन कैसा होता है, क्या संरचना होती है इसकी, और ये ग्राफ में कहाँ पर बनता है, किस एंगल के बीच में बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। और इसकी लिमिट निकाल कर मैं आप लोगों को देता हूँ। सवाल को आप स्वयं सॉल्व करेंगे।
लिमिट निकलने के बाद सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, सभी गामा फंक्शन को लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना देते हैं, मैं इसका डिजाइन बना देता हूँ। तो आपको याद भी रखना है कि लेमिन एस्केट किस टाइप से बनता है। तो लेमिन एस्केट इस टाइप से बनता है, देखिए ये लूप टाइप का होता है, ये मान लीजिए ये ऐसा लूप होता है, बराबर साइज होते हैं दोनों तरफ, मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ये बराबर साइज के रहते हैं, ठीक है। तो ये लेमिन एस्केट, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है 0 और यहाँ से ये देखा है कि ये यहाँ से टच करता है, ये चली गई और यहाँ से ये चली गई। कहने का मतलब मैं इसको अब साफ सुथरा थोड़ा बनाऊं तो देखिए ये जो सरल रेखा जा रही है ना, मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा और बनाता हूँ। पहले मैं रेखा खींच लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं इस पर लूप बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा, ये जो रेखा है हमारी, ये कौन सी रेखा, ये हमारी रेखा है π/4, क्योंकि ये तो हो गया 0, ये हो गया π/2, बीच में जो जा रही है वो π/4 और ये हो गया हमारे पास -π/4 और ये हो गया -π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लूप बन गया है। अब इस लूप में मतलब जो लेमिन एस्केट है इसमें 2 लूप है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, 2 लूप है। हमें सवाल में क्या बोला, ये लेमिन एस्केट है ना, कंप्लीट लेमिन एस्केट ये है। हमसे लेमिन एस्केट में बोला है कि ये लेमिन एस्केट का समीकरण है, इसके एक लूप पर ये आपको मान निकालना है। तो हम इस लूप की बात ही नहीं कर रहे, फिर हमारे पास कौन सा लूप रह गया, ये वाला लूप ले गया। तो इस लूप के लिए हमारे पास थीटा की पोजीशन क्या होगी, यानी थीटा की लिमिट क्या होगी। तो यहाँ देखिए ये लूप यहाँ से लेके यानी इस लाइन से लेके इस लाइन तक कंप्लीट हो चुका, तो हमारी ये लिमिट क्या निकल के आएगी थीटा के लिए, -π/4 to π/4। तो ये तो हो गई आपकी लेमिन एस्केट की लिमिट, किसके लिए, थीटा के लिए। और r के लिए जो चाहिए, ये वक्र है तो r की लिमिट तो r बराबर 0 से, देखिए थीटा की लिमिट तो क्या निकल के आ रही है -π/4 से π/4, जिसके बीच में डायग्राम बनता है। और r की लिमिट क्या निकल के आ रही है 0 से ये जो वक्र दिया हुआ है आपको, यहाँ आप r की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी r की वैल्यू आएगी क्या आएगी, a√cos 2θ, ये उसकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वक्र को टच करेगा ना, इस वक्र का समीकरण ही तो यही है। तो इसकी लिमिट मैंने आप लोगों को निकाल के दे दी, थीटा और r की लिमिट। आप समीकरण को स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये नॉलेज रखें आप, 3 टाइप के वक्र अभी तक पढ़ चुके हैं हम, एक वृत्त का पढ़ चुके हैं, एक कार्डियोइड का पढ़ चुके हैं और एक लेमिन एस्केट का पढ़ चुके हैं। इनकी लिमिट आपको हमेशा याद रखनी है, दूसरा इसका डायग्राम याद रखना है ना, क्योंकि ये आगे की सारी बुक में काम देगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, सभी चीज़ों में ये काम देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसके आगे अगली क्लास में हम कई लिमिट और निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।